सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी तासिका में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, द्वितीय सत्र में हम लोगों ने पिछले 2 सप्ताहों में कुछ पाठ पढ़े हैं, व्याकरण से संबंधित और चित्रवाचन से संबंधित। और आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो आपके बहुत ही रुचि वाला है, यानी कथाएं जो आपको बहुत पसंद आती है, उस वैसी कथाएं आपको आज के पाठ में पढ़ने को मिलेंगी। तो मैं ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए पीपीटी ओपन करता हूं और पीपीटी के माध्यम से हम लोग आज का घटक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मेरी पीपीटी आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर। कोई हाँ बोल दीजिए। हाँ सर। ओके। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन शिक्षा में। आज का विषय है आपका हिंदी। मैं आपके सामने हूँ प्रशांत एगोल पवार। मैं के मार्ग हिंदी शाला क्रमांक 2 जी दक्षिण विभाग से हूँ और मुझे इस पाठ में सीएनओ के रूप में मदद करने वाली है श्रीमती रेखा मैडम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो घटक है, जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला साहित्य प्रकार दो लघु कथाएं, ये घटक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लघु कथा ये क्या होता है? आप लोग जानते हो, दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्य प्रकार है। इसके बारे में हम लोग और थोड़ा जानेंगे। इस प्रकार से लघु कथा क्या होती है? लघु कथा गागर में सागर भर देने वाली विधा है। लघु कथा एक साथ लघु भी होती है और कथा भी होती है। यह ना लघुता को छोड़ सकती है और ना ही कथा कोई, यानी इसका संदर्भ यह है कि लघु कथा कम से कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक जीवन का ज्ञान देने का प्रयास करती है। हम सभी को बचपन से कथाएं पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कहानी सुनना पसंद नहीं होता है, बहुत कम, ना के बराबर। लगभग हम सभी को कथाएं पसंद आती है, और ऐसी कथाएं पसंद आती है जो छोटी हो और जल्दी खत्म हो और मजेदार हो, मनोरंजक हो। लघु कथा एक छोटी कहानी नहीं है। काफी लोग ये गलतफहमी में होती है कि किसी बड़ी कहानी को छोटा कर देना यानी लघु कथा। नहीं, लघु कथा हिंदी साहित्य में और अन्य साहित्यों में भी अपनी पहचान लेकर है। यह कहानी का संक्षिप्त रूप भी नहीं है। यह विधा अपने एकांगी स्वरूप में किसी भी एक विषय, एक घटना या एक क्षण पर आधारित होती है। आधुनिक लघु कथा अपने पाठकों में चेतना जागृत करती है। यह किसी भी चुटकुले या व्यंग से भी पूरी तरह से अलग है। आमतौर पर चुटकुला या जो जोक होता है, या मराठी में विनोद कहते हैं, उनसे भी ये अलग होता है। यानी एक स्वतंत्र साहित्य प्रकार के रूप में लघु कथा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और उसका आस्वाद लिया जाता है। तो इस पाठ का नाम है दो लघु कथाएं, और इसमें से पहली लघु कथा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और उस लघु कथा का शीर्षक है हरा घोड़ा। हरा घोड़ा नाम सुनते ही काफी लोगों ने सोचा होगा कि मैंने आज तक तो हरा घोड़ा देखा नहीं। तो ऐसे ही कुछ भाव लेकर ये आज की कहानी है, पहली कहानी हरा घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की दोनों जो लघु कथाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो अकबर बीरबल की कहानियों में से है। शायद कोई ऐसा बालक नहीं आप में से जिसको अकबर तथा बीरबल की कहानियां पता नहीं होगी। आपने पढ़ी होगी या एनिमेटेड वीडियोस में देखी होंगी। तो इस प्रकार से आज की हमारी दोनों लघु कथाएं अकबर और बीरबल के किस्सों से प्रभावित है। अकबर एक महान शासक थे और बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। थोड़ा सा यहाँ पर परिचय देना चाहूंगा कि अकबर 1542 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1605 में। तो 16वीं शताब्दी के एक महान शासक के रूप में अकबर ए आजम के रूप में ये जाने जाते हैं, और ये मुगल वंश के तीसरे शासक थे। अब ये खुद तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि बचपन इनका बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा और अपने परिवार से दूर रहे थे वो। परंतु जब ये शासक बने, उन्होंने अपने दरबार में बुद्धिमान कवि, लेखक, ऐसे न जाने कितने लोगों को अपने दरबार में पनाह दी और उनका संग्रह किया। ऐसे 9 रत्न उनके दरबार में थे, जिनमें महत्वपूर्ण नाम था अबू फजल जो लेखक थे, फैजी ये भी एक शायर थे,
तानसेन जो कि तन्ना मिश्रा के नाम से थे, वो संगीत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। राजा मान सिंह जो सेनापति थे सेना के, राजा तोडरमल जो थे वित्त मंत्री थे उनके यहाँ, मुल्ला दो प्याजा ये सलाहकार के रूप में वहां पर थे। मुल्ला दो प्याजा ये नाम ही थोड़ा अजीब लगता है ना, तो क्योंकि उनको भोजन में दो प्याज लगते थे हमेशा। अब्दुल रहीम खान खाना गजल और दोहे लिखने में प्रसिद्ध थे। हकीम हुकाम ये उनके रसोइये थे और खानसामा संभालते थे। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बीरबल है, जो कि जिनका जन्म 1528 में मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन में इनका नाम महेश दास था। बीरबल अकबर के मुख्य रणनीतिकार थे एवं सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया। इनको न्याय विभाग का अधिकारी भी बनाया गया, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी किस्से कहानियों में बीरबल न्याय करते हैं। बीरबल एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाते थे उस समय के, और अकबर ने बीरबल को राजा इस उपाधि से भी नवाजा था। तो आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो साहित्य में या फिर उस समय बीरबल को राजा बीरबल के नाम से पुकारा जाता था। तो चलिए आज की कहानी पर हम लोग आते हैं। पहली कहानी, हरा घोड़ा। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा, यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पे बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। अब देखिए घूमते घूमते उनके मन में ख्याल आया कि मेरे पास हरा घोड़ा होता, इतनी हरियाली चारों तरफ है, अगर एक आध हरा घोड़ा होता तो कितना मजा आता। देखिए अब उन्होंने क्या कहा, बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। तो बीरबल के मन में अकबर के मन में जैसे ही ये ख्याल आया, आप तो जानते हैं राजा तो राजा होता है, और जो उसके मन में आता है वो अपने प्रजा से करवा लेते हैं या अपने लोगों से करवाते हैं। तो राजा की इच्छा के आगे सभी को झुकना पड़ता है। तो अकबर ने जैसे ही अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट की, अब समस्या सामने आ गई, क्योंकि शायद आपने भी और मैंने भी कभी हरे रंग का घोड़ा देखा नहीं है। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं, तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो यानी व्यवस्था करो या उपलब्ध कराओ। अब देखिए क्या होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग के घोड़ा लाने के लिए कहा था। तो अकबर जो थे अपने बीरबल की परीक्षा लेना चाहते कि ये इसका कैसे रास्ता ढूंढता है या कैसे इसका समाधान लाता है, ये वो जानना चाहते थे। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। आदेश को सिर आंखों पर रख लेना यानी आप जानते हैं, स्वीकार करना। सिर स्वीकार कर। आंखों पर रखना यानी स्वीकार कर लेना। फिर भी बीरबल ने अकबर को आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले। क्या बोले, चलिए देखते हैं। ये देखिए दरबार में बीरबल मिलने आए हैं और वो बोलते हैं, हुजूर आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उत्सुकता से कहा, अब ये भी जानते थे कि हरा घोड़ा मिलना मुश्किल है, हरा घोड़ा मिलना, फिर इसने कैसे ढूंढ लिया। वो अचरज में पड़ गए और साथ ही साथ देगा उत्सुकता से पूछने भी लगे। क्या पूछा उन्होंने, देखिए, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। अब बीरबल को ऐसा कहा जाने पर आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ये संवाद इनके बीच का देख लीजिए आगे। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया देखिए, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें, ऐसा अकबर ने पूछा। अब बीरबल ने भी देखिए सीधा सीधा उनको उत्तर देने के बजाय उनको थोड़ा सा परेशानी में डाल दिया और कहा कि कुछ शर्तें हैं महाराज, आपको वो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। बीरबल ने जवाब दिया, जब महाराज ने पूछा कि कौन सी शर्तें हैं, तो बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं वही में जाना पड़ेगा। तो बादशाह को खुद जाना पड़ेगा वहां पर।
अक्सर बादशाह को कहीं जाना नहीं पड़ता, आप लोगों को पता है, उसके जो खादिम होते हैं, सेवक होते हैं, वही राजा की सभी व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन बीरबल ने पहली शर्त रखी कि घोड़े के मालिक ने यह कहा है कि आपको खुद वहां लेने जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। अब देखिए, जब अकबर ने बीरबल को मुश्किल में डाला, तो बीरबल ने अपनी शर्तें रखकर अकबर को मुश्किल में डालने का वो प्रयास कर रहे हैं कि पहले तो आपको खुद लेने जाना पड़ेगा, और घोड़ा सभी घोड़ों से अलग है। तो 7 दिनों के अलावा, जो सोमवार से लेकर हमारे रविवार तक जो दिन होते हैं, उनके अलावा किसी और दिन जाइए, इन 7 दिनों में मत जाइए। यानी किसी स्पेशल चीज को आपको स्पेशल ट्रीट करना पड़ेगा, ऐसा वो बता रहे हैं। अब देखिए, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी, तो वह बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, यानी उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी है। तो देखिए, बीरबल की परीक्षा लेने के लिए अकबर ने जो प्रश्न उनके सामने खड़ा कर दिया कि मुझे हरा घोड़ा चाहिए, परंतु बीरबल ने अपनी सूझबूझ, हाजिर जवाबी से उसका समाधान दिया और खुद कहा कि आपको जाना पड़ेगा लेने के लिए, और ये 7 दिन छोड़कर आप कभी भी जा सकते हैं। ये 2 शर्तें हैं, तभी आप जाएंगे। अब ये शर्तें तो पूरी होने से रही, और बीरबल के प्रश्नों के आगे महाराज निरुत्तर हो गए, और इस प्रकार से हरा घोड़ा उनको नहीं मिला। तो कैसी लगी पहली कहानी? बहुत छोटी थी। तो हमारे जीवन में भी हम लोगों को ऐसे ही समाधान ढूंढने पड़ते हैं। जब कोई उपाय हमारे पास नहीं बचता है, तो कोई एक चीज से भी कभी कभी हमें आधार मिलता है, और उससे हम लोग उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो अकबर बीरबल की कहानी ऐसी ही प्रश्नों से और उनके अजीबोगरीब समाधानों से भरे पड़े हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था परिचय में शुरू में कि बीरबल को अकबर ने क्या बनाया था? न्याय विभाग का अधिकारी बनाया था। तो अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियों में न्यायदान की प्रक्रिया भी हमको देखने को मिलती है। और ऐसा हो कि अकबर बीरबल की कोई कहानी हम लोग सुन रहे हो और उसमें न्यायदान का कोई, यानी कोई कहानी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए, अब हमारी अगली जो कहानी है ऐसी ही मजेदार है। आप लोग तैयार है दूसरी कहानी पढ़ने के लिए? हाँ हेलो। सर। हाँ, थैंक यू। चलिए, दूसरी है लघु कथा ब। उसका शीर्षक इस प्रकार से है, देखिए, सेठ का चित्र। सेठ का चित्र। आज के जमाने हम लोग फोटो निकालते हैं, लेकिन एक जमाने में कैमरे की खोज नहीं हुई थी, तब लोग अपने चित्र बनाते थे और चित्रकारों को पैसे देकर अपने सुंदर सुंदर चित्र बनाकर रखते थे। तो आज भी इतिहासकालीन कुछ चित्र उपलब्ध हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना इतिहास के साधनों में चित्र। तो सेठ का चित्र ऐसी एक कहानी है अकबर बीरबल की। चलिए पढ़ते हैं उसको आगे। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे, तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। देखिए, एक कंजूस सेठ था जिससे जो लोगों से काम निकलवा लेता था, लेकिन पैसे देने में आनाकानी करता था। तो यहाँ पर दमड़ी का उल्लेख हुआ। एक जमाने में दमड़ी चलन में थी, जैसे आज रुपया है होता है वैसे। तो एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे, यानी पैसे देने में बड़ा ही उसको समस्या आती थी और वो नहीं देना चाहता था। लोगों से काम करवाना और कोई भी बहाना बनाकर उनको पैसे देना टाल देना, ये उसका स्थायी स्वभाव बन गया था। तो ऐसे में लोग उससे काफी परेशान रहने लगे, और इस बार उसका पाला पड़ा था एक चित्रकार से। और चित्रकार से काफी चित्र बनवाने के बाद भी उसने कहा कि चित्र ठीक से नहीं बने हैं, दोबारा बना कर लाओ। और हर बार चित्र बना कर देता कि ठीक से नहीं बना है। आगे देखते हैं। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया,
परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वो बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। यहाँ पर फरियाद शब्द आया है। फरियाद करना यानी प्रार्थना करना, याचना करना, किसी चीज की मांग करना। आमतौर पर न्याय मांगने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है, फरियाद या कोई प्रार्थना के लिए। तो जब वो चित्रकार गुस्सा हो गया तो उसने कह दिया कि नहीं, अभी मुझे सभी चित्रों के मेरे पैसे चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके इतने सारे चित्र बनाए हैं और तुम एक भी चित्र के पैसे नहीं दे रहे हो, मुझे सब के सब पैसे चाहिए। और चित्रकार ने फिर से और सेठ ने फिर से मना कर दिया कि मेरे जैसे दिख ही नहीं रहे ये चित्र, तो मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं। बेचारा निरुत्तर होकर जब घर लौट आया तो पत्नी ने परेशानी का कारण पूछा और उसने कह दिया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या मेरे सामने है। तो बोले, आप दरबार में जाइए और फरियाद कीजिए। तो आज जैसे हम लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं न्यायदान के लिए, वैसे ये चित्रकार कहाँ चला गया? अकबर के दरबार में, जहाँ पे न्याय विभाग के प्रमुख कौन थे? बीरबल। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? इंग्लिश के एक महान लेखक होकर गए हैं, जॉर्ज ऑरवेल। वो बोलते हैं कि सब समान होते हैं और कुछ लोग ज्यादा समान होते हैं। मतलब समाज में कुछ लोगों को अलग ट्रीटमेंट मिलती है। अगर आप व्यवहार करने जाएंगे तो आपका रुतबा जो है समाज में, उस हिसाब से लोग आपके साथ बर्ताव करते हैं या आपको सुविधाएं देते हैं या आपके साथ न्याय करते हैं। तो ऐसे ही भाव उस चित्रकार के मन में आ गए कि सेठ बड़ा आदमी है और वो लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह एक अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न, और आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि चित्रकार बहुत उदास हो गया और वह मुंह लटकाकर बैठ गया था कि इस तरीके से उसने अपनी समस्या रखी कि सेठ बड़ा आदमी है और सभी उसी का भला सही मानेंगे और मेरी बात को कोई सच नहीं मानेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे जैसा नहीं है। तो इस तरीके से जब वो दरबार में चला गया अपनी समस्या लेकर और अपना पूरा किस्सा सुना दिया। किस्सा यानी कहानी, अपनी जो पूरी घटनाक्रम था वो सुना दिया कि महाराज, हमारे बीच में ये व्यवहार हुआ था, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने काफी चित्र उसके बनाए हैं। ओके। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तो वो सेठ ने कहा कि नहीं, ये मेरे जैसे नहीं बने हैं। हूबहू मतलब बिल्कुल एक जैसे होना, जैसे कि वैसे होना, ये चित्र मेरे जैसे नहीं है। देखिए, अपनी फरियाद लेकर वो सामने लाया है, चित्र में दिखा रहा है महाराज को कि इस प्रकार से चित्र बने हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा है। अब देखते हैं, बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे ना देना पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। तो बादशाह के सामने समस्या खड़ी हो गई कि एक कह रहा है कि उसने मेरे पैसे नहीं दिए, दूसरा कह रहा है कि काम उस हिसाब से हुआ नहीं तो मैं पैसे कैसे दूं। और वो बड़ी देर तक विचार करते रहे, उसको उनको कुछ रास्ता नहीं सुलझ रहा था। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को उन्होंने कहा। और बीरबल ने सारी बात को ध्यान से सुना और तुरंत समझ गए कि सेठ अपना चेहरा थोड़ा सा बदल देते होंगे चित्र बनाते समय, जो दिखता नहीं है ठीक से बाद में। तो चित्रकार को पैसे ना देना पड़े, इसलिए वो नाटक कर रहे होंगे, इसकी उनको आशंका थी। और उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। आगे देखिए, कला और कलाकार सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। ये कितनी सुंदर लाइन यहाँ पर कहा गया है कि कला
कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। हमारे देश में आज भी पद्म पुरस्कार कला के क्षेत्रों से, संस्कृति के क्षेत्र से, पर्यावरण के क्षेत्रों में, लेखन में जो लोग अपना योगदान देते हैं देश में, उन सभी को उस समय की सरकारें उनका सम्मान करती है और ऐसा कहा जाता है कि कला और कलाकार को सम्मान देना ही उनको सबसे बड़ी भेंट देने जैसा है। और ये जिस देश में होता है वहां पे कला एवं संस्कृति की रक्षा और संवर्धन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास इसका गवाह है। जब जब कला और कलाकार का सम्मान हुआ है, वो कला और संस्कृति समाज में बढ़ी है, उसका संवर्धन हुआ है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। तो हम लोग बहुत सारे यूरोप के देशों को जानते हैं जिसमें कला के क्षेत्र में उन्होंने इतनी प्रगति की है, यानी लियोनार्डो दा विंची जैसे चित्रकार को आज भी लोग जानते हैं या उनकी कला को पूरे विश्व में माना जाता है। तो जितने भी कला की चीजें हैं या कला की वस्तुएं हैं, वो उस देश से संबंधित जब होती है तो उस देश का नाम बढ़ता है। और वो कब संभव हो पाता है, जब कला में निपुण कलाकारों की इज्जत होती है। अगर कला और कलाकारों की इज्जत जब बंद हो जाती है तो कला का संवर्धन अपने आप रुक जाता है और कोई कलाकार नहीं बनना चाहता। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। देखिए, अब बीरबल के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने सोचा कि इसका मैं रास्ता ढूंढता हूँ और उन्होंने कहा कि 3 दिन का समय देता हूँ, एक बिल्कुल उनके जैसा दिखने वाला चित्र बनाकर ले आओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। तो इस बात से सेठ घर चला गया। उसको पता था कि कुछ होने वाला नहीं है, मैं फिर से इन लोगों को बेवकूफ बनाऊं। आगे चलते हैं। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। तो बीरबल में चित्रकार से कहा कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा आईना लेकर चले आना, दर्पण यानी आईना। और 3 दिन बाद चित्रकार सच में एक दर्पण लेकर दरबार में आ गया और सेठ को बोला कि सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। सेठ ने अपना प्रतिबिंब आईने में देख लिया और देखते ही बोला, अरे ये तो दर्पण है, नहीं यही तो असली चित्र है। फिर उसको कहा गया कि नहीं, यही तो आपका असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, ये तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। तो आईना तो झूठ नहीं बोल सकता है, आईना दर्पण झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहा जाता है कि दर्पण में आप अपने आप को देख सकते हो और जो आप हो वो आपको दर्पण में दिखेगा। तो बीरबल ने उसको कहा कि ये आपका ही रूप है ना दर्पण में जो दिख रहा है? और उसने कहा कि हाँ, ये मेरा ही रूप है। और उसको अब समझ में आ गया था कि मैं ज्यादा अगर वो झूठ बोलता रहूंगा तो और उलझते जाऊंगा अपने झूठ में। तो वो अपने झूठ पर लज्जित हुआ और उसने कहा कि हाँ, ये मेरी ही प्रतिमा है। हाँ, देखिए दर्पण और उस उन दोनों का चित्र। हम्म। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। तो इस प्रकार से उस गरीब चित्रकार के साथ न्याय हुआ और उसको उसका मेहनताना मिल गया। मेहनताना यानी क्या होता है? पारिश्रमिक। जब आप मेहनत करते हैं तो आपका जो उसको पैसे के स्वरूप में, धन के स्वरूप में जो मिलता है वो आपका पारिश्रमिक होता है, जिसको मेहनताना भी कहते हैं। आज की भाषा में पगार कहा जा सकता है। ओके, मानधन कहा जा सकता है। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया और बीरबल के न्याय से बादशाह बहुत खुश है, क्योंकि वो खुद अचरज में पड़ गए थे कि कैसे मैं न्याय करूं इस घटना का। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से हमेशा फटाफट ऐसे ही कर दिया करते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। प्यारे बच्चों, एक कहावत है ये, दूध का दूध करना और पानी का पानी, सही न्याय कर देना।
तो अक्सर बोलते समय ये बोलते हैं कि अरे चलो उनके पास, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी दूसरी लघु कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि लघु कथाएं सच में इतनी लघु होती है कि बहुत कम समय में वो खत्म हो जाती है। हमने 2 लघु कथाएं इतने कम समय में पढ़ी, लेकिन ये दोनों लघु कथाएं अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार लेकर हमारे सामने आती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग थोड़े शब्द वाटिका के नए शब्द यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने इस पाठ को पढ़ते समय हमारे आंखों के सामने आए और सुना हमने, और कुछ शब्दों का समय समय पे मैंने स्पष्टीकरण भी दिया, फिर भी एक साथ थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कुछ नए शब्द इस प्रकार से थे। फरियाद करना यानी याचना करना या प्रार्थना करना। फरियाद करना यानी याचना या प्रार्थना करना। किस्सा यानी कहानी। किस्सा, कहानी। हूबहू, जैसे का वैसा। और मेहनताना, पारिश्रमिक। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी भाषा में अरबी फारसी से भी आए हैं, उर्दू से भी आए हैं। तो यहाँ को वो पर हम लोगों को वो देखने को मिलते हैं। और कुछ मुहावरे भी हमारे आंखों के सामने हैं। सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना। यानी एक उदाहरण मैं देता हूँ। अपने कक्षा अध्यापक का आदेश विद्यार्थियों ने सिर आंखों पर रखकर परीक्षा की तैयारी में वो लग गए। आप में से कोई सिर आंखों पर रखना इस मुहावरे का वाक्य में उपयोग कर सकता है क्या? मुझे बताएगा कोई एक, माइक ऑन करके, अगर आपकी चालू है तो। सिर आंखों पे रखना। ज्यादा मेहनत। हाँ बताइए प्लीज, कोई एक बताइए। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। स्वीकार करना। इसका वाक्य में कोई उपयोग कर पाएगा? मैंने मेरे माँ का आदेश। मैंने मेरे माँ का आदेश सिर आंखों पर रखा। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार से आप लोग इनका अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में उपयोग कर सकते हो। दूसरा है मात देना, यानी पराजित करना, किसी को हरा देना। तो हम लोग ये क्रिकेट के संदर्भ में भी कह सकते हैं, या किसी युद्ध के संदर्भ में भी कह सकते हैं, किसी खेल में भी कह सकते हैं कि हमने उनको मात दी, या कि फिर इस देश की टीम ने उस देश को मात दे दी, या फिर इस देश की सेना ने उस देश की सेना को मात दे दी। इस प्रकार से हम लोग मात देना यानी पराजित करना इस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं। मुंह लटकाना यानी उदास होना। आप में से काफी लोगों के आज मुंह लटके हुए होंगे, क्योंकि सबको कल तक बताया गया था कि स्कूल शुरू होने वाले हैं ना, और आपको फिर लास्ट नहीं मोमेंट में। सर, हाँ। सर हम लोग जाते स्कूल, ओके बहुत ओके। मजा आता है। अरे वाह वाह, अच्छी बात है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कल तक पता था कि स्कूल शुरू होने वाला है, फिर अचानक सूचना आ गई कि कुछ दिन और रुकना है, तो मुंह लटकाया उन्होंने, उदास हो गए होंगे। और एक कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, सही न्याय करना। तो इसका भी वाक्य में आप लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा स्वाध्याय देख लेते हैं इस पाठ का। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो, ये एक पहला प्रश्न है। इसमें है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल, अब आगे रिक्त स्थान है। अब रिक्त स्थान में 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए जरा। बीरबल से खुश हो गए, बीरबल का मुंह देखने लगे, बीरबल की होशियारी जान चुके। बीरबल का मुंह देखने लगे। हाँ बिल्कुल सही। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। चलिए दूसरा रिक्त स्थान देखते हैं हम लोग। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से, अब क्या क्या इसके ऑप्शन है, क्या पर्याय है हमारे सामने, देख लेते हैं। सभी पैसे मांगे, सभी चित्रों के चित्रों पैसे के मांगे। पैसे मांगे। वेरी गुड, पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। इसमें से उचित उत्तर है सभी चित्रों के पैसे मांगे, क्योंकि उस सेठ ने उससे एक से अधिक चित्र बनवा लिए थे और वो परेशान हो गया था क्योंकि उसको एक भी नहीं भा रहा था। देखिए बच्चों, ये तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, और अभी हम लोगों को कुछ वर्णनात्मक प्रश्न लिखने की भी आदत होनी चाहिए कि हम लोग अपने विचारों को अधिक सुस्पष्ट तरीके से और विस्तार से लिख सके। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न आगे मैं दिखा रहा हूं, वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको वर्णन करना अपेक्षित है, आपने वर्णन करना चाहिए। जैसे, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। इसका लिख के आप लोग तो लिखेंगे ही, लेकिन अभी चर्चा में बताइए मुझे कि चित्रकार की क्या परेशानी थी।
सेठ उसे पैसे नहीं दे रहा था बार बार चित्र बनाने पे, फिर हाँ, भी। चित्र का, हाँ, तो ये 2-3 पंक्तियों आपने अच्छा बताया। इसको और विस्तार से कैसे बता सकते हैं कि चित्रकार एक सेठ की चित्र बना रहा था और वो चित्र का सेठ बड़ा कंजूस था, लोगों को पैसे देता नहीं था और उसी प्रकार से उसने चित्रकार को काफ़ी चित्र बनवाने के बाद भी ये कहा कि मेरे जैसे चित्र नहीं बने हैं, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगा और यही बात चित्रकार की परेशानी का कारण बने हुए थी। तो इस प्रकार से किसी प्रश्न को अधिक विस्तार से लिखना आपको आना चाहिए। देखिए इसमें तीसरा प्रश्न, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल ने क्या चतुराई दिखाई? उसने हरा घोड़ा सचमुच में लाके सामने रखा कि शब्दों के जाल में महाराज को फंसा दिया? नहीं, वो बहाने बना रहा था। हाँ, बहाने उसने बना शब्दों रहा के, था। 2 शर्त रखी थी कि हाँ, सेठ को खुद जाना पड़ेगा और 7 दिनों से अलग दिन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसने महाराज को घोड़ा उपलब्ध कराने से, क्योंकि वो तो संभव नहीं था। जो असंभव है उसको संभव करने में अगर समय व्यर्थ करने से अच्छा है महाराज को शब्दों में उलझा दो। ओके? किसी को कन्विंस नहीं कर सकते तो कन्फ्यूज़ कर दो। ऐसा ही कहा जाता है मज़ाक में कि किसी को आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कन्फ्यूज़ कर दो। तो उन्होंने भी वही किया। हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल ने अपनी चतुराई को दर्शाते हुए महाराज से ये कहा कि महाराज घोड़े का इंतजाम तो हो गया है, परंतु 2 शर्तें आपको माननी है। पहली शर्त, आपको स्वयं वहां उसे लेने जाना पड़ेगा और दूसरी शर्त, आपको 7 दिन के अलावा किसी और दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ा बाकियों से अलग है, तो बाकियों को देखने या उपयोग करने के जो दिन है, उससे उसका दिन भी अलग होना चाहिए। और बादशाह निरुत्तर हो गए और हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल ने अपनी इस प्रकार से चतुराई दिखाई। ठीक है? इसमें चौथा देखिए, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो, वही जो अभी हमने चर्चा की। घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली सेठ शर्त, खुद आएगा और दूसरी शर्त हाँ, 7वें से अलग दिन। हाँ, हाँ, ये 2 शर्तें थी कि महाराज यानी अकबर खुद आएंगे उस घोड़े को लेने के लिए और वो आते समय अपने 7 दिनों के अलावा अन्य किसी दिन वो आएंगे। ओके? तो ये कुछ वर्णनात्मक प्रश्न है बच्चों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोगों को सटीक मार्क्स दिलाते हैं और वर्णनात्मक प्रश्न हमको जब हम पेपर में लिखते हैं, तो हमारी भाषा सुंदर होनी चाहिए, घटनाक्रम यथोचित होना चाहिए, शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से करें और विराम चिन्हों का ध्यान दे रखते हुए हमारे प्रश्न के उत्तर को एक अच्छा रूप देंगे तो वो उतना ही आकर्षक उत्तर दिखेगा। नहीं तो वह अक्सर होता क्या है कि हमारे बच्चे बड़े सुंदर उत्तर दे पाते हैं, परंतु जब लिखने की बारी आती है तो वो उतने सुंदर तरीके से काफी बार नहीं उतार पाते हैं। तो ये सतत के अभ्यास से संभव होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने अच्छे से लिख कर देखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक या विषय शिक्षक से जांच कर लेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं अपनी तासिका को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्यारे बच्चों। Thank you, sir.